दोस्तों आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी अपनी बोर्ड की तैयारियां अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 10 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हमें 11 चैप्टर से बाकी के चैप्टरों तक अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों अगर जिन्होंने पिछले 10 चैप्टर तक की वीडियो हमारी ना देख रखी हो वो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पिछले 10 चैप्टर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हो। और आज आपको यहाँ से 11 चैप्टर के बारे में बताया जाने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इसमें बताए जाएंगे जो कि आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो दोस्तों पहला हमारे यहाँ पर 11 चैप्टर आपको दिख रहा होगा, विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। ठीक है, यहाँ पर 39वां क्वेश्चन हमारा क्या है, पिछले 38 क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा 39वां क्वेश्चन है। क्या है, पहला, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो जो आइंस्टीन ने प्रकाश का एक वैद्युत समीकरण दिया था, एक तो दिया था उन्होंने ऊर्जा का E = mc², आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन एक इन्होंने दिया था प्रकाश का वैद्युत समीकरण। तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा E = h μ - w। तो या तो आप ये वाला लिखो, नहीं तो सबसे फाइनली आप लास्ट में ये वाला लिख के चलिए जाइएगा। इसमें आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शनल में पूछा गया तो 1 नंबर, और वैसे अगर थियोरेटिकल पूछा जाता है तो आपसे 2 नंबर इसमें आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा पूछ रहा है यहाँ पर कि द्वि ब्रोगली सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो द्वि ब्रोगली सिद्धांत क्या होता है, एक शब्द में आपको केवल आंसर देना है अपना। द्वि ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। मतलब जो गतिमान कण होंगे, जो हमारे चल रहे होंगे इस तरह से, तो वो तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। तरंग कैसी होती है मेरी, इस तरह से होती है तरंग, हल्का वेव फॉर्म में। तो जो गतिमान कण होंगे तो हो सकता है सीधे चलें फिर ऐसे ऐसे चल दें, फिर सीधे चलें फिर ऐसे ऐसे करें, तो ये क्या हुआ, ये एक वेव बन गई। ठीक है, तो वही डी ब्रोगली ने इनका सिद्धांत दिया था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए आप लोग को यहाँ पर एक सूत्र लिखना है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र आप लोगों को क्या, जो अभी हम लोग पढ़ के आए इसका सिद्धांत, तो इन्हीं ने इसमें लास्ट में एक एग्जाम्पल दिया था। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर अपना इन्होंने एक फॉर्मूला प्रतिपादित किया था। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, λ = h/√2a। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है इसमें, इतना लिखिएगा आप लोग। अगला है हमारा, एक फोटोन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग का फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, P = E/c होता है। ठीक है, अब दिया कितना है यहाँ पर, देखिए हमको ऊर्जा कितनी दी हुई है, ई की जगह जैसे ये ई दिया हुआ तो यहाँ पर ये ई हमें कितनी दे रखी है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप 30 लिख के इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1.6 होता है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, 1.6 × 10⁻⁹ उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमें 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिल जाएगी। अपॉन में सी का वैल्यू क्या होती है, आप लोग को पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट इस वीडियो में भी आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो सी होता है हमारा, ये वो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो वो यहाँ पर हमने नोट कर दिए। तो बस इतना करते हुए आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा P = 16 × 10⁻⁻27। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर जो आप लोग को चैप्टर दिख रहा है फ्रेंड्स, वो अगला चैप्टर है मेरा परमाणु। अगले चैप्टर का नाम है परमाणु। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। तो कोणीय संवेग का सूत्र, हालांकि देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो आप लोग को हम पहले बता देंगे, फालतू में आप लोग इतना याद ना करिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इस PDF में इसलिए लिया है ताकि जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है, मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो और आपको रिविजन करने के लिए केवल यहाँ पर आए हो, तो ये आप लोग इसको याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको ना याद करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती हैं। तो ये देखिए, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने इसको सर्किल कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपका जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, और 1 2 नहीं, पूरे 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा। इसमें करना क्या होता है, आप लोग को एक श्रेणी बनानी होती है। ठीक है, श्रेणी बनानी होती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहली जो श्रेणी होगी मेरी वो होगी लाइमन श्रेणी। ठीक है, बामर श्रेणी हालांकि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये बामर श्रेणी के अंतर्गत आती है भाग। तो इसमें बामर श्रेणी में क्या है, पहला देखिए लाइमन श्रेणी। ठीक है, परावैंगनी भाग होता है, फिर बामर श्रेणी, फिर पाश्चन ब्रैकेट फुंड। ठीक है, ये जो होती हैं श्रेणी होती हैं 5, वो आपको यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ दर्शा देनी है। इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसलिए क्योंकि 2 या 3 नंबर में होगा तो इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, हमसे पूछ रहा है
हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र रिवर्स नियतांक के पदों में लिखिए। जो रिडवर्ग नियतांक होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। ये भी इसी श्रेणी का जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं लाइमन बैमर, ये आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो इस पे बेस्ड सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, केवल जनवरी फरवरी, 2 फरवरी भी आधी आप मान के चलिए, आधी फरवरी हुई है कि ये 1 महीना पूरा, ठीक है। तो मुश्किल से अगर आप जोड़ो तो 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। इन 40 से 45 दिनों में अगर आप लोगों ने अच्छे से मेहनत कर ली तो आप लोग को पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, वो सभी इस चैनल पर आप लोग को आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कहीं भटकना आप लोग को नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन परमाणु की nवें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। तो ये इसमें कितनी स्तर होती है, E⁴ इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। तो ये भी मैं सजेस्ट करूँगा जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है वो इस पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। आप लोग जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा उनके लिए ये है कि आप लोग केवल थ्योरेटिकल पार्ट पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है कि आप लोग समझ के न्यूमेरिकल उसको हल कर पाओ। ना ही आप लोग को इतना टाइम है और ना आप लोग कर पाओगे इतनी जल्दी, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसमें नंबर ज़्यादा मिलता है, आप जितना लिखोगे उतना उतना ज़्यादा आपको नंबर उसमें मिल जाएगा। तो आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। अगला देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि नाभिक, चैप्टर का नाम है अगला हमारा नाभिक, जो कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। नाभिक में देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। तो आपसे वहाँ पर ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक ना पूछ के आप लोगों से ये पूछेगा कि एक AMU क्या होता है, ठीक है। एक AMU क्या होता है, तो वहाँ पर आप लोगों को सिंपल से इसका आंसर लिख देना है कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग एक AMU कहते हैं, ठीक है। एक AMU कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। किसी एक मंदक का नाम लिखिए। नाभिकीय रिएक्टर, अब आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा, डायग्राम अगर आप लोगों ने बनाया होगा इस तरह से, ठीक है। क्या निकला रहता है इसमें, हल्का हल्का वो निकले रहते हैं 3-4 आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। इस तरह से निकले होते हैं इसमें नाभिकीय रिएक्टर। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो केवल इसका आंसर देख लीजिए। क्या होता है कि मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, और भारी जल एक न्यूट्रॉन मंदक है। मतलब मंदक का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, और एक जो मंदक है उसका नाम है जल। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग की स्क्रीन पर है। यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी आप लोग को बता के आए हैं कि आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था E = mc²। आप लोगों ने अगर पीछे ध्यान से सुना होगा बिना इस वीडियो को स्किप करे, तो वहाँ पे आप लोग को दिख गया होगा E = mc² था। तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला आप लोग को लगा देना है, E = c² कर देना है। m को यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अनुक्रमणपाती के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर c कितना कह रहा है हमसे, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1/3, 1/3 मतलब 1/3। तो सी यहाँ पर हमको रख देना है 1/3। फाइनली आंसर मेरा आ जाएगा E = 1/9। फिर क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा है कि संभारिक का अर्थ समझाइए। तो ऐसे परमाणु क्रमांक जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो उन्हें हम लोग संभारिक कहते हैं, ठीक है। तो संभारिक में आपको लिख देना समभार, जैसे कि यहाँ से नाम ही से हम लोग को पता चल रहा है। ये देखिए समभार, जिनके क्या हो भार, मतलब परमाणु भार वो समान हो, और परमाणु क्रम, भाई केमिस्ट्री में क्या होता है, परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो परमाणु भार इसमें समान होंगे, परमाणु क्रमांक समान नहीं होंगे, मतलब भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक ऐसे एक और नाम आता है समस्थानिक, ठीक। तो उनका स्थान मतलब क्रमांक, ठीक है। तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक समान होंगे और परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे। तो फिलहाल संभारिक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया लिखिए। तो ये अभिक्रिया देखिए लिख दी है यहाँ पर 1:2 2:2, ठीक है। 1:A और 1:A दोनों मिलकर क्या ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा, 2 He हो जाएगा, ठीक है। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 1 2 और H कितना हो जाएगा He, और ऊपर का 2 मिलकर 4 हो गया प्लस ऊर्जा। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है अभी तक कुछ भी, उनके लिए क्वेश्चन ये नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, एक AMU द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करने में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसको तो पूरी तरह से नष्ट करने में काफ़ी है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी क्रिया कराई जाती है। केवल नाभिकीय विखंडन ही तो कराया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल सा आंसर लिख देंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। अगला चैप्टर हमारा आ चुका है यहाँ पर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे बढ़िया, अर्धचालक मतलब कि संधि डायोड, जहाँ पर आप लोगों को पीएन संधि, ये सब पीएनपी एनपीएन ये सब आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें का कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इनमें से कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, मतलब जिनकी संयोजकता कितनी होगी, 3। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आप लोग इसमें इस तरह से हो सकता है ये भी क्वेश्चन घुमा के आप लोग से पूछ ले कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप लोग वहाँ पर सीधे ले सकते हो एल्यूमिनियम। दूसरा क्वेश्चन है कि एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं। तो शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला तत्व को मिलाकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं। भाई देखिए, पी में कितने प्रकार संयोजकता वाला चाहिए हमको, 3 संयोजकता वाला एल्यूमिनियम, और एन प्रकार के अर्धचालकों में चाहिए 5 संयोजकता वाला फास्फोरस, ठीक है। क्लियर हुआ आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 है, जो है वो न्यूमेरिकल है। ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए मेरा पॉइंट ये है, देखिए ए पॉइंट मेरा ये और बी पॉइंट है ये, इसके बीच में प्रतिरोध आपको कितना दिख रहा है। एक तो यहाँ से आके ऊपर चला गया, एक यहीं से आके नीचे आ गया। तो ऊपर आपको क्या करना है, देखिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है इसमें। तो नॉर्मली से इसमें क्या कर देंगे हम, तो देखिए ये दोनों किस क्रम में रखे हुए हैं, ये दोनों मेरे समांतर क्रम में हैं। भाई लाइन देखिए कैसे जा रही है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छे से। ये लाइन कैसे ऐसे आई, ऊपर चली गई, एक इधर निकल गई, और यहीं से एक लाइन क्या हुई, नीचे की तरफ कट गई। तो जो ऐसे होते हैं वो मेरे किस में होते हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। और इस तरह से जो होता है मान लीजिए तो ये ऐसे, तो वो मेरा किस में होता है, वो मेरा श्रेणी क्रम में होता। तो फिलहाल हमारा क्या है, समांतर क्रम में, इस तरह से है ना। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस जोड़ने का। भाई समांतर क्रम का मेरा ये समांतर क्रम में आपका हुआ, मान लीजिए लिखा हुआ है, तो समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ने का फॉर्मूला होता है 1 ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/r1 की जगह पे आप क्या रखोगे, 30, और R2 की जगह पे क्या रखोगे, 10। तो मतलब 1/ आपको यहाँ पर रखना है 30 और प्लस 1/10। इसका आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा आंसर इसका, 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आंसर आएगा 10 इसका। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो संधि डायोड में अवक्षय परत कहाँ पे बनती है, ये हमारा संधि डायोड है मान लीजिए, ठीक है। ये मेरा संधि डायोड है, बीच में जो परत होती है ये होती है मेरी अवक्षय परत, क्योंकि इधर होता है पी और इधर होता है एन। तो ये हो गई मेरी बीच की अवक्षय परत, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है कि संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता उसे हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो होते हैं, इसमें कोटर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर आप कह लो किसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कोटर होते हैं। बीच वाली ये जो जगह होती है बिल्कुल खाली होती है, इसमें कुछ नहीं होता है, तो इसी को हम लोग अवक्षय परत बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 हमसे कह रहा है कि 2 ऐसे अपद्रव्यों के नाम लिखिए जो शुद्ध सिलिकॉन को अर्धचालक बना देते हैं। तो पहला हो जाएगा आर्सेनिक, दूसरा हो जाएगा फास्फोरस। फिर है विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो विभव प्राचीर क्या होता है, तो विभव प्राचीर क्या होता है, अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। अभी जो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से बनाया था हमने डायग्राम एक। यहाँ पर क्या था, मेरी बीच में ये अवक्षय परत थी, ये अवक्षय परत थी। तो इसी में वही देखिए क्या कह रहा है, पीछे देखिएगा आप लोग ध्यान से, अवक्षय परत के सिरों के बीच, सिरे कौन से हुए अवक्षय परत के, एक ये हुआ, ठीक, और एक ये सिरा हुआ, इसका बीच उत्पन्न विभवांतर को हम लोग विभव प्राचीर। तो इसके बीच में जो हमारा वोल्टेज बनेगा इस लाइन में जो भी वोल्टेज बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे विभव प्राचीर। फिर है विभव प्राचीर की कोटि क्या है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, विभव प्राचीर की कोटि 0.1 वोल्ट से लेके 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं क्वेश्चन नंबर 60 पे एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द
इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। ये आपको पास कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोग के लिए साबित होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।